हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता एम्पायर का टाइम पीरियड 319 टू 540 कॉमन एरा का वक्त है। गुप्ता एज को, गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया है क्योंकि इस दौरान आर्ट्स में, साइंस में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में एडवांसमेंट हुई थी। चलिए अब गुप्ता रूलर्स के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके फैक्ट्स, उनके इम्पोर्टेंट अचीवमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश किया था श्री गुप्ता ने। श्री गुप्ता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता हम लोगों को, लेकिन उसको सारा क्रेडिट जाता है गुप्ता एम्पायर को स्टैब्लिश करने के लिए। उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लिमिटेड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से हमें नहीं पता कि श्री गुप्ता ने कुछ कंस्ट्रक्शन अपने टाइम में करवाई थी कि नहीं। श्री गुप्ता का बेटा था घटोत्कच, और उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, ना ही हमें पता है कि उसने क्या कंस्ट्रक्शन करवाई थी। लेकिन हमें ये पता है कि घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट। तो चंद्रगुप्त ने 319 टू 335 कॉमन एरा तक रूल किया था, और उसको ही रियल आर्किटेक्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर्स एक्सपेंशन बोला गया है। मतलब वही था जिसने गुप्ता एम्पायर को एक्सपेंड किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी हुई थी कुमार देवी, जो कि प्रिंसेस थी लिच्छवी की, और चंद्रगुप्त ने उससे शादी अपने पावर और स्टेटस की वजह से की थी, जिससे वो अपनी पावर और स्टेटस को बढ़ा सके। चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन नहीं करवाई थी अपने रेन में। उसका मेन मोटिव था एम्पायर को एक्सपेंड करना। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त, जिसने 335 टू 375 कॉमन एरा तक रूल किया था, और उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला गया है क्योंकि जो उसकी मिलिट्री पावर्स थी और उसकी जो एक्सपेंड की पॉलिसी थी, एक्सपेंड करने की जो पॉलिसीज थी, उसकी वजह से उसे नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आर्मीज का सक्सेसफुल जनरल था, वो एक ग्रेटेस्ट मिलिट्री लीडर था। तो ऐसे ही समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया इसलिए बोला गया है क्योंकि वो एक सक्सेसफुल मिलिट्री चलाता था अपने राज्य में, और जो उसकी एक्सपेंड करने की पॉलिसीज थी एम्पायर को, इसकी वजह से उसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला गया है। समुद्रगुप्त ने अपना एम्पायर जमुना और चंबल से वेस्ट ब्रह्मपुत्र तक एक्सपेंड किया था। समुद्रगुप्त जो है इंटरेस्टेड था काफ़ी ज़्यादा, वो प्रमोट करता था आर्ट्स को, म्यूज़िक को, पोएट्री को। वो एक सपोर्टर रहा है पोएट्स और स्कॉलर्स का। समुद्रगुप्त ने काफ़ी सारे टेम्पल्स और मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं, लेकिन उसकी कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं है। दोस्तों, समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। रामगुप्त को राजा बना दिया गया था, लेकिन वो थोड़े ही टाइम के लिए राजा था क्योंकि उसको कॉवर्ड किंग बोला गया है, डरपोक राजा बोला गया है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी, जो क्वीन थी, उसको किडनैप कर लिया था साका डायनेस्टी ने। लेकिन रामगुप्त अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, तो उसके बदले में चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि रामगुप्त का छोटा भाई था, वो डिस्गाइज में रामगुप्त की वाइफ के डिस्गाइज में जाता है और साका एनिमी को मार देता है, और बाद में रामगुप्त की बीवी से शादी भी कर लेता है। चलिए बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रम आदित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड ने 375 से 415 कॉमन एरा तक रूल किया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त सेकंड के रेन को, उसके रूल को मार्क किया गया है एज अ जीनत ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जीनत मतलब हाई पॉइंट, वो एरा जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, चंद्रगुप्त सेकंड ने डिफीट किया था साका ट्राइब को और अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था।
चंद्रगुप्त सेकंड ने आयरन पिलर ऑफ दिल्ली बनाया था, जो कि जाना जाता है अपने रस्ट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज के लिए। मतलब कि वो पिलर कुछ ऐसे बना हुआ है कि उस पे कभी भी जंग नहीं लग सकता। दोस्तों, विक्रमादित्य के टाइम पर बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस भी हुए हैं। उनमें से एक है उदयगिरी केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में है, जो कि एक सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है जो डेडिकेटेड है हिंदू और जैन गॉड्स पे। इस केव में विष्णु गॉड जो है रेस्क्यू कर रहे हैं अर्थ गॉडेस भूदेवी को, और बहुत सारे और भी गॉड और गॉडेस हैं उस केव्स में जो बने हुए हैं। ये केव यूनिक इसलिए है क्योंकि ये एक रिलीजियस आइकनोग्राफी है। मतलब इस केव में भगवान बने हुए हैं, कि अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। चंद्रगुप्त सेकंड ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, लेकिन उनमें से एक जो फेमस टेम्पल है वो है दशावतारा टेम्पल, जो कि देवघर उत्तर प्रदेश में है। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है भगवान विष्णु को, जो कि डिपिक्ट करता है सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी। इसको दशावतारा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें विष्णु जी के 10 अवतार बने हुए हैं। और इस टेम्पल का जो एंट्रेंस डोर है वो डेकोरेटेड है रिवर गॉडेस गंगा और यमुना की इमेजेस के साथ। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर एक फॉरेन ट्रैवलर आया था जिसका नाम फाहान था, जो कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, जो कि इंडिया आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर। वो यहाँ के गुप्ता एम्पायर की प्रॉस्पेरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन और बुद्धिस्ट प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करके ले गया था। दोस्तों, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि गुप्ता एम्पायर के कौन से रूलर के वक्त पे ये फॉरेन ट्रैवलर आया था। और यही एक फॉरेन ट्रैवलर है जो पूरे गुप्ता एम्पायर के वक्त पे आया था, और वो आया था विक्रमादित्य के रूल के टाइम पर। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट गुप्ता एम्पायर का रूलर है कुमारगुप्त, जिसने 415 से 455 कॉमन एरा तक रूल किया था, और वो कामयाब रहा था मेंटेन करने में गुप्ता एम्पायर को। उसने अश्वमेधा यज्ञ परफॉर्म किया था, मतलब कि हॉर्स सेक्रीफाइस, अपनी पावर को दिखाने के लिए, बाकी किंगडम्स को अपनी पावर दिखाने के लिए राजा जो थे वो अश्वमेधा यज्ञ किया करते थे। कुमारगुप्त फर्स्ट ने फाउंड करी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है और किसने उसे फाउंड किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट सेंटर है लर्निंग का। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच यूनिवर्सिटी इज़ द अर्लीस्ट सेंटर ऑफ द लर्निंग, जो कि है नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट रूलर है स्कंदगुप्त, जिसने रूल किया था 455 टू 467 कॉमन एरा तक। दोस्तों, इसके रेन के टाइम पर इसने चैलेंजेस कुछ फेस किए थे फ्रॉम हन ट्राइब, जो कि एक चाइनीज ट्राइब थी, चाइनीज नोमैडिक पीपल थे। उसके कारण इसको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ा था, और उसके साथ साथ इसके खुद के किंगडम में कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन ये मैनेज कर पाया हन ट्राइब को टेम्परेली कंट्रोल करने में, लेकिन पूरे वक्त इसे स्ट्रगल करना पड़ा था। इसने भी बहुत सारे टेम्पल्स बनाए हैं, कंट्रीब्यूट करा है मेंटेन करने में सुदर्शना लेक को, जो कि गुजरात में है। के बाद बहुत सारे रूलर्स थे जिन्होंने रूल किया है 467 से 540 कॉमन एरा तक, जैसे कि पुरगुप्त, नरसिम्हागुप्त, बुद्धगुप्त। लेकिन उन्हें काफ़ी सारा स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि एक तो उनके खुद के किंगडम में लोग थे जो उनका विरोध करते थे, ऊपर से एक्सटर्नल इन्वेजन तो हो ही रहे थे, ताकि फॉरेन कंट्री से लोग आके यहाँ पे कब्जा कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है कुछ टेम्पल बिल्डिंग बनाने में, लेकिन इनकी जो रिसोर्सेज है ना वो डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि इनके राज में
कोई भी रिसोर्सेज में राइज नहीं हो रहा था, कोई एम्पायर एक्सपेंड नहीं हो रहा था, इसकी वजह से ये एक प्रॉपर अच्छे रूलर नहीं बन पाए थे। दोस्तों, ये हो गई रूलर्स की बातें, कुछ इम्पोर्टेंट रूलर्स की बातें जो गुप्ता एम्पायर के वक्त पे थे। लेकिन अब हम जानते हैं इस गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोला था इस वक्त को। पहली बात, जो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन था वो हाईली एफिशिएंट था, वेल ऑर्गेनाइज था, इसमें सेंट्रल और प्रोविजनल स्ट्रक्चर बना हुआ था। गुप्ता गुप्ता एम्पायर के टाइम पर उन लोगों ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी बनाया था। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए जैसे कि एक कंट्री है, वो स्टेट बनाती है, स्टेट बनाती है जो प्रोविजनल हो गए, पूरी कंट्री को चलाना मतलब सेंट्रल हो गया, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पंचायत। तो इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर अपने टाइम पर बनाया था। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऑफिशियल्स रखे थे, जैसे कि उपरिक्त जो कि गवर्नर्स होते हैं, या फिर राष्ट्रपति जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं। और ये जो एम्पायर था, गुप्ता एम्पायर था, ये ऑफिशियल्स को रिवॉर्ड के तौर पे लैंड गिफ्ट कर दिया करता था। फिर ब्राह्मणों को भी ये लोग लैंड गिफ्ट करा करते थे। गुप्ता एम्पायर के वक्त पे हिंदू कल्चर स्प्रेड हुआ था। गुप्ता एम्पायर के वक्त पे इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी जो है मार्क्ड हुई थी, क्योंकि उस वक्त पे अच्छा खासा एग्रीकल्चर था, उन पे कोई अनाज की दिक्कत नहीं थी। ट्रेड और कॉमर्स में वो थे, मतलब कि व्यापार में वो अच्छे थे। और जो मेजर ट्रेड रूट्स थे जो कनेक्ट करते थे इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर और चाइना से, उसमें गुप्ता एम्पायर का रोल था। गुप्ता एम्पायर ने जो है कॉइन्स बनाए थे, सिक्के बनाए थे, जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, इसकी आर्टिस्टिक वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। कॉइन्स में रूलर्स और भगवानों की इमेज बनी हुई थी, और ये कॉइन्स वो यूज़ करते थे अपने व्यापार में। गुप्ता एम्पायर के वक्त पे साइंस और टेक्नोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुई थी। दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में एक फेमस मैथमेटिशियन जिसका नाम आर्यभट्ट है, उसका नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने लिखा था आर्यभट्टिया, जो इंट्रोड्यूस करती है ज़ीरो के कॉन्सेप्ट को और पाई वैल्यू को। ये गुप्ता पीरियड के टाइम पे विटनेस हुई थी ये चीज़। नेक्स्ट है वरामिहिरा, जो कि एक नोटेबल स्कॉलर थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। और ये भी गुप्ता पीरियड के टाइम पर हुआ था, गुप्ता एम्पायर के टाइम पर हुआ था। मेडिकल टेक्स्ट जैसे कि सुश्रुता संहिता को रिफाइंड किया था इस वक्त पे, जो कि बताती है सर्जिकल टेक्निक्स को और मेडिकल नॉलेज को। ये कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट था जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पर हुई थी। और जो संस्कृत लैंग्वेज है वो डोमिनेंट लैंग्वेज बन गई थी लिटरेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। और उस वक्त पे कालिदास जो थे, वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट, उन्होंने कंपोज किया था शकुंतला को और मेघदूता को। उसके अलावा नोटेबल स्कॉलर्स थे विशाखा दत्ता, जो कि ऑथर थे मुद्रा राक्षसा के, और दूसरे नोटेबल स्कॉलर थे भासा। इसके अलावा गुप्ता पीरियड के टाइम पे हिंदुज़म को स्पेशल इम्पोर्टेंस मिली थी, बहुत सारे टेम्पल बने थे, टेम्पल में वर्शिप की जाती थी। और जो कॉन्सेप्ट है त्रिमूर्ति का, ब्रह्मा विष्णु शिवा का, वो गुप्ता एम्पायर के रेन में आया था। और बहुत सारे टेम्पल्स डेडिकेटेड थे इन भगवानों को। गुप्ता पीरियड जो है अपने स्टाइल के लिए, ग्रेस के लिए, एक्सप्रेशन और एलिगेंस के लिए जाना जाता है। जितने भी स्कल्पचर्स बने हैं वो हिंदू गॉड गॉडेस पे बने हुए हैं, एपिक्स पे बने हुए हैं, हिंदू एपिक्स पे जो कि महाभारत और रामायण हैं। और अजंता केव के जो फीचर एग्जीक्यूट मुराल्स हैं जो कैप्चर करते हैं बुद्धिस्ट नैरेटिव्स को,
वो भी एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है गुप्ता आर्ट का। गुप्ता पीरियड के टाइम पे गुप्तास ने मेंटेन कर रखे थे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत सारे राजाओं के साथ, बहुत सारे राज्यों के साथ, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया। मतलब उनका कम्युनिकेशन, उनका व्यापार बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था उस वक्त पे। ये रिलेशन वो लोग ज़्यादातर एस्टेब्लिश करते थे या तो व्यापार के ज़रिए या फिर मैरिज अलायंस के ज़रिए। और उन लोगों ने इंडियन कल्चर को अब्रॉड तक स्प्रेड किया था। दोस्तों, यही सारे कारण थे, यही सारी वजह थी जिसकी वजह से गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया है। लेकिन गुप्ता डायनेस्टी का डिक्लाइन क्यों हुआ था, क्यों इसका एंड हुआ था? क्योंकि सकन गुप्त, जो कि रिपीटेड इन्वेजन फ्रॉम हंस ट्राइब फेस कर रहा था, वो स्ट्रगल कर रहा था। उसने टेम्परेरी रोक तो रखा था उन लोगों को, लेकिन वो बहुत सारे स्ट्रगल के बाद, और उसके खुद के राज्य में कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ थे, जिसकी वजह से इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स भी हो रहे थे। से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी गुप्ता डायनेस्टी। ऊपर से जो एम्पायर की रिसोर्सेस थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस वॉर हो रही थी। अब जो वो रोक के बैठा था हंस ट्राइब को, वो ऐसे ही थोड़ा ना जो बोल दिया भाई रुक जा तू, अभी मैं लड़ नहीं सकता। ऑब्वियसली वो लड़ाई कर रहा था कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो है यूज़ हो रही थी, ख़त्म हो रही थी। उसकी जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो वीक पड़ रही थी। इसकी वजह से गुप्ता डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन कर गई। दोस्तों, आई होप आपको गुप्ता डायनेस्टी समझ में आई हो, रूलर्स के बारे में सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक्स पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप लिख सकते हैं। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।